हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 3.5 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 3.5 एक्सरसाइज में क्या पूछा है पहले हमको समझ लेते हैं। पहले हमने इसके पहले वीडियो में हमने करा सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके बाद हमने करा एलिमिनेशन मेथड और आज हम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्योंकि इसमें वही चीज पूछी है तो पहले मैं वो चीज आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसने कुछ और कंडीशनल भी पूछा है। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या पूछता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ उसने 4 क्वेश्चन दे रखे हमको क्वेश्चन नंबर 1 में और बोलता है कि चारों में से पहले तो ये पता करो कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो कंडीशन लगा के हमको ये बात पता करनी है कि कौन सा सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। उसके बाद इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो हमें बताना है फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किससे निकालना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये अलग मेथड है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें करना है। और कब करना है? जब सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन हो तो ही हमें ये करना है। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो हमें ये सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम पहचान लें हमें सॉल्व करना है किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें ये सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये कैसा सॉल्यूशन देने वाला है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट डे पर ही ये सारी प्रॉपर्टी, सारा जो फर्स्ट इसका वीडियो था उसमें मैंने फर्स्ट डे आपको ये सब बताया था कि कैसे हम चेक करते हैं। तो मैं वापस से चेक करते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, वापस से बता देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड कंडीशन हमारी होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होती है नो सॉल्यूशन। तो ये सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पर सिस्टम कैसा सॉल्यूशन दे रहा है। उसने बोला है कि इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन देता है यानी ये वाली कंडीशन फॉलो होती है तो हमें सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले हम चेक कर लेते हैं a1 क्या है इसमें। a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9 और c2 इक्वल टू -2। मैंने आपको बताया था हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है। जब भी कंपैरिजन करेंगे, नंबर लिखेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही यूज करना है, यानी राइट हैंड पर 0 होना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें राइट हैंड पर 0 नहीं है तो हमें c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -8 ही आएगी। 5 और 8 नहीं लिखेंगे, मैंने पहले भी आपको क्लियर किया हुआ है। तो a1/a2 इक्वल टू आ गया 1/3, b1/b2 इक्वल टू -3/-9 यानी 1/3 और c1/c2 बराबर आ गया 3/-2 यानी -3/2। तो यहाँ पर आप देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ध्यान से देखिए a1/a2 1/3 है, b1/b2 1/3 है, दोनों बराबर है। लेकिन c1/c2 -3/2 इसके बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन लग रही है? थर्ड। कौन सी कंडीशन लग रही है? थर्ड। तो कैसा सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। जब सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले ही हमने पता लगा लिया कि ये सिस्टम है नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हमने ये कंडीशन लगाई और हमने ये कंडीशन देख ली कि कौन सी सॉल्यूशन की कंडीशन है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन। इसके लिए सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम चेक करें।
कि कैसा सॉल्यूशन देने वाला है, उसके बाद हम आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। पहले हम ये तो चेक करें कि भाई सिस्टम यूनिक दे रहा है, तो उसी क्वेश्चन के लिए तो हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू कितनी है हमारी, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -5। ये ऐसा लिखना पड़ेगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और ये आएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इससे हमें वैल्यू लिखनी रहती है। a2 बराबर आ गया हमारा 3, b2 बराबर आ गया हमारा 2 और c2 बराबर आ गया हमारा -8। a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हम कंडीशन लगाते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है 2/3, b1 अपॉन b2 बराबर है 1/2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -8 यानी कि 5/8। अब ये देखिए सब अलग अलग है नंबर, ये 2/3 है, 1/2 है और ये 5/8 है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में कैसा सॉल्यूशन बनने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना। क्लियर है, समझ में आया? तो अब हम समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर कोई सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देता है, अगर उसने बोला है पहचानो, ऐसे तो हम डायरेक्ट लिख के भी कर सकते थे, पर क्वेश्चन में उसने बोला है पहले पहचानो कि सिस्टम कैसा सॉल्यूशन दे रहा है, तो भाई उस चीज को समझना जरूरी है कि भाई सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, अब हमें मेथड लगाना है। अब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ उसने बोला है किससे करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहली स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। मेथड का प्रोसीजर है कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब एबीसी की जो वैल्यू होती है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से लेनी रहती है। तो यहाँ से ये देखिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ से हमने वैल्यू ली a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हमने चेक करना था पहले ही ले ली। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें जरूरत होती है a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसका तरीका होता है कि इसको ऐसा लिखा जाता है, x के नीचे कोई नंबर लिखा जाता है, y के नीचे नंबर लिखा जाता है और 1 के नीचे नंबर लिखा जाता है। ऐसा करके हम लिख लेते हैं x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन। अब x के नीचे कौन से नंबर आएंगे ये हमें समझना रहता है। तो x के नीचे नंबर लाने के लिए ये जो हमारी इक्वेशन होती है यहाँ से हम देखते हैं x के नीचे हमेशा x वाला जो नंबर होता है वो नहीं आता है, y का कोफिशिएंट आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, y का कोफिशिएंट आता है, कांस्टेंट नंबर आता है। तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको बताती हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ये फॉर्म होगा तो ही ये अप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की पहली शर्त है कि इक्वेशन का जो फॉर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यही फॉर्म चाहिए। बराबर में c1 लिखा हुआ है वो नहीं चाहिए, हमें बराबर में 0 वाला ही फॉर्म चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो x है उसके नीचे a1 a2 कभी नहीं आएगा, x के नीचे a1 a2 कभी नहीं आएगा, y के नीचे b1 b2 कभी नहीं आएगा और कांस्टेंट के नीचे c1 c2 कभी नहीं आएगा। ये तरीका होता है। अब मैं एक आसान तरीका बताती हूँ कि यहाँ अपने को लिखना कैसे है और याद कैसे करना है। तो ये देखिए एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, ये साइक्लिक ऑर्डर लिखा मैंने, ये a लिखा a1 b1 c1, ये a2 ये b2 और ये लिखा मैंने c2। a1 के बाद b1 आएगा, b1 के बाद c1 आएगा, c1 के बाद वापस से a1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और जब मैंने आपको बोला कि x के नीचे a वाला टर्म तो आता नहीं है तो bc वाला टर्म आता है। अब आप देखिए इसके कोफिशिएंट ही आएंगे, भाई x y तो वेरिएबल है, जो हमने x और y ऐसे लिख दिया। अब बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि x वाला जो नंबर है उसके नीचे a और a1 और a2 नहीं आएगा।
यानी क्या आएगा, B1 C1 आएगा, B2 C2 आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊं कि हमने लिख दिया BC माइनस BC। ये मैंने आपको बताया, क्या लिख लिया हमने x के नीचे, BC माइनस BC। अब क्योंकि B आएगा और C आएगा, ये तो आएगा नहीं, तो ये साइक्लिक भी रहता है कि B के बाद C आएगा तो BC लिख लिया मैंने। बहुत आसान तरीका है। और बस इसके सामने क्या लिख दो, 1 2 2 1। तो ये जो है हमारे x के नीचे के जो नंबर आएंगे वो हमारे पास आ गए। आपको बस याद रखना है कि x के नीचे हमें BC वाली टर्म लेना है, तो BC माइनस BC लिख दो और 1 2 2 1 लगा दो, 1 2 2 1। यानी ऐसा होता है B1 C2 माइनस B2 C1। अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये ऐसा रहता है, इसको दबा दिया हमने, इसको हमने क्या करा, इसके ऊपर इसको हमने बंद कर लिया, तो ये हमारा ऐसा चलता है B1 C2 और B2 C1 और बीच में लग जाता है माइनस B1 C2 माइनस B2 C1। तो मैंने आपको ये डायरेक्टली लिखना बता दिया कि हमें लिखना कैसे है जिससे कभी भी गलती नहीं होती और आराम से हम लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, BC माइनस BC लिखा और क्या लगा दिया, 1 2 2 1। अब देखिए y के नीचे का टर्म चाहिए मुझे, y के नीचे का टर्म चाहिए। मैंने आपको बोला B1 B2 नहीं आएगा, y के नीचे B1 B2 वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि y की वैल्यू निकालना है। तो क्या आएगा, A1 आएगा, C1 आएगा। लेकिन मैंने आपको बोला कि सीधे सीधे चलेंगे, भाई आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे थोड़ा जाएंगे पहले, तो पहले क्या आएगा, C1 आएगा, यानी CA माइनस CA लिख दो। क्या लिखना है हमें आना तो AC है, B नहीं आना है, क्या आना है, AC आना है। लेकिन y के आगे पहले क्या आ रहा है, C आ रहा है, यानी क्या हम लिख लेते हैं इसको, CA माइनस CA, ऐसा लिख लीजिए आप। दो ही टर्म आएंगी, मैंने आपको बोला B वाली टर्म नहीं आएगी यानी CA वाली टर्म आएगी। और यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि साइक्लिक होता है, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद E आएगा। तो पहले वही x आ गया तो BC आ गया, अब y के लिए C आएगा, C के बाद A आएगा, तो CA माइनस CA लिख लिया। और यहाँ पर वापस से वही मैंने आपको बताया 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी C1 A2 माइनस C2 A1। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि x के नीचे A नहीं आता यानी BC माइनस BC लिख दो और 1 2 2 1 लगा दो, y के नीचे CA माइनस CA लिख दो और 1 2 2 1 लगा दो। और 1 के नीचे देखिए, जब हम 1 की बात करेंगे तो C1 वाला टर्म नहीं आएगा, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नहीं आएगा तो हमारा क्या आएगा, AB आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए AB माइनस AB, तो ये आएगा 1 2 2 1। मैंने आपको बताया क्या लिखना है हमको, 1 2 2 1। तो ये जो तरीका है ये बहुत आसान तरीका है। देखिए जैसे इसको दबाते हैं तो ये आता है A1 B2 माइनस A2 B1। अगर हम B को दबाते हैं तो हमारे पास आता है C1 A2 माइनस C2 A1। और अगर C को दबाते हैं तो ये आता है A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये लिखने का तरीका है। तो हमें तो इससे मतलब होता है, एक्चुअली वो जो टर्म है यहाँ पे लिखवाता है x के नीचे क्या आएगा, y के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे क्या आएगा। और बच्चा अगर एक भी उल्टा, जैसे हमें चलना है B1 C2, लेकिन वो चल गया कैसे B2 C1 माइनस B, तो गलत हो जाएगा, माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाएगी और आंसर नहीं आएगा। इसलिए जो मैं तरीका बता रही हूँ बहुत आसान है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गलत नहीं होगा। कैसे लिखना है हमको वापस समझिए, x है, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट होता है, a वाला, तो x के नीचे a नहीं आता है, b और c आता है तो हमने लिख लिया BC BC। y के नीचे क्या आता है, b नहीं आता है, यानी y और आगे की तरफ बढ़ते हैं, साइक्लिक चलता है तो CA माइनस CA लिख लिया। और 1 के नीचे क्या आएगा, AB। अभी हम काउंट कर रहे हैं, ये दबाते हैं तो क्या आएगा AB, तो AB माइनस AB। और बस सभी में लगा दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो बहुत आसान तरीके से हम ये x के नीचे की टर्म, y के नीचे की टर्म और 1 के नीचे की टर्म लिख सकते हैं। अब देखिए x की वैल्यू, तो पहले इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है, तो x इक्वल टू आता है। अगर इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं तो ये हमें पूरा सब लिखना पड़ता है, ये स्टेप्स को ऐसा लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्लियर है, y आएगा, y को कंपैरिजन करना है इससे 1 के बराबर, भाई तीन चीजें बराबर है तो x को 1 के बराबर कर दिया और y को भी 1 के बराबर कर दिया, तो y की वैल्यू आएगी हमारी, देखिए ये यहाँ कांस्टेंट जो y के नीचे का नंबर है 1 में चला जाएगा, तो C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2
माइनस A2B1। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करने का तरीका है कि हमें कैसे निकालना है। तो ये आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि कैसे लिखना है। x के नीचे BC आता है, y के नीचे CA आता है और 1 के नीचे AB आता है और सबके नीचे क्या लगाते थे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो जो भी हमारा आंसर है वो एकदम परफेक्टली सही हो जाता है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जिस तरीके से मैंने लिखना बताया वैसे ही लिखेंगे। x के नीचे BC, y के नीचे CA और 1 के नीचे AB और सब में लगा दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और उसका कंपेयर। तो ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये जो मेथड है अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। ये जो मेथड है अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले तो हमने ये वैल्यू निकाली A1 B1, यही तो चाहिए मुझे यहाँ पर यही सारी वैल्यू मुझे रखनी है। तो ये मैंने निकाल ली, A1 आ गया, B1 आ गया, C1, A2 B2 C2। अब ये जो वैल्यू उठा के इस वैल्यू में रख दीजिए, चाहे डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट इसमें रख दें, चाहे तो डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू में रख दें। लेकिन जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, ये वाली लाइन लिखना है और ये वाली लाइन लिखना है, उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, पहले हमें ये मेथड लिखना है, उसके बाद वैल्यू उठा के रखना है। तो हम आते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर। मेथड है, इसमें ये स्टेप लिखना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, B1 C2 B2 C1 इनकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू देख देख के लिखना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। B1 की वैल्यू कितनी है 1, C2 की वैल्यू कितनी है -8, फिर ये बीच का माइनस, B2 की वैल्यू कितनी है 2 और C1 की वैल्यू कितनी है -5। बिल्कुल देख के ध्यान से लिखना है वैल्यूज को। ये यहाँ से उठा के मैंने x वाले में वैल्यू रख दी। अब y की वैल्यू लिखे हम, तो y अपॉन C1 की वैल्यू हमारी कितनी है -5, C1 की वैल्यू -5, A2 की वैल्यू कितनी है 3, फिर ये बीच वाला माइनस, ये माइनस लगा दिया। C2 की वैल्यू कितनी है -8 और A1 की वैल्यू कितनी है 2 और 1 के नीचे हमारा आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 A1 B2 2 इंटू 2 माइनस A2 B1 3 इंटू 1। ये हमने वैल्यू लिख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x अपॉन आएगा हमारा -8 माइनस माइनस प्लस 10, y अपॉन आएगा -15 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 1 अपॉन आएगा 4 माइनस 3। अब यहाँ पर आया x अपॉन 2 y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को मैंने आपको बताया था कि इसको इससे कंपैरिजन करनी है। तो x अपॉन 2 बराबर 1, सो देयरफॉर x इक्वल टू 2, y अपॉन 1 बराबर 1, सो देयरफॉर y इक्वल टू 1। तो हमारे आंसर आ गए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। बस ये याद रखना है कि ये स्टेप को कैसे लिखनी है। मैंने आपको बताया x है, x के साथ a1 वाला कोफिशिएंट a1 a2 होता है, a1 a2 नहीं आता है तो bc bc लिख लीजिए। y के साथ y हमेशा y का कोफिशिएंट b होता है तो y के नीचे b नहीं आएगा तो ca माइनस ca लिख लीजिए। और 1 है तो कांस्टेंट नंबर है तो C1 वाला टर्म नहीं आएगा तो AB वाला टर्म आएगा तो AB माइनस AB लिख दीजिए और डायरेक्ट लगा दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको याद करना सिखाया, लिखना सिखाया, क्योंकि हमें तो लिखना है और हमें याद करके लिखना है या कोई इसी तरीके से याद करके लिखना है, ये हमारे ऊपर है। तो हमने ये बहुत इजी तरीके से मैंने बताया तो ये गलत होने के चांसेस नहीं है। ये हमारे आंसर आ गए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। अब हम आते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है इसी के फर्स्ट क्वेश्चन के। पहले हमें क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले चेक करते हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन देता है तो फिर हम बाय यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखिए a1 इक्वल टू कितना है 3, b1 इक्वल टू कितना है -5 और c1 इक्वल टू कितना है -20। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो,
C1 इक्वल टू 20 नहीं है, C1 इक्वल टू क्या है -20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए भी और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन के लिए भी। अगर आप डायरेक्ट 20 लिख देते हैं तो टीचर नंबर काट भी सकता है। तो ये स्कूल एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, हमें छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तो A2 इक्वल टू आता है हमारा 6, B2 इक्वल टू आता है हमारा -10 और C2 इक्वल टू आता है हमारा -40। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई A1/A2 बराबर 3/6, B1/B2 बराबर -5/-10 और C1/C2 बराबर आया -20/-40। तो ये आ गया A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर 1/2। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले इससे वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद A1/A2 रेशियो निकाला, रेशियो चेक किया A1/A2 B1/B2 सब बराबर आ रहा है, सब बराबर आ रहा है। कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जो है सिस्टम को हमें केवल किसके लिए सॉल्व करना है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, A1 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू कितनी है -3, C1 की वैल्यू कितनी है -7। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। A1 1, B1 -3, C1 -7। A2 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू है हमारी -15। ये हमारी वैल्यू है। अब कंपैरिजन करिए, A1/A2 बराबर 1/3, B1/B2 बराबर -3/-3 यानी 1 और C1/C2 इक्वल टू -6 से माइनस कट जाएगा, -7/-15 यानी हमारा आएगा 7/15। अब आप यहाँ पर देखिए 1/3 है, ये 1 है और ये 7/15, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो कंडीशन फॉलो हो रही है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक। अब हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करने वाले? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। अब आपको ये अच्छे समझ में आया कि पहले चेक करना था और फिर अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर हमें क्या करना है, किससे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम उसको अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था यूनिक सॉल्यूशन दे रहा था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x/y/ और 1/। ये अच्छे से समझ लीजिए, फिर से बता रहे हैं, फिर से देखिए, x के नीचे क्या नहीं आएगा? a नहीं आएगा, तो क्या आएगा? bc माइनस bc। और मैंने आपको बोला क्या करना है? 1 2 2 1 लिख देना है। ये हमारे x के नीचे की टर्म हो गई। फिर y के नीचे b नहीं आएगा, जब b नहीं आएगा तो क्या आएगा? ca। तो ca माइनस ca, तो ये 1 2 2 1, ये हमारा y के नीचे की टर्म आ गई। फिर 1 के नीचे c नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, c नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ab। तो यहाँ पे लिख दीजिए ab माइनस ab 1 2 2 1। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लिखा गया, डायरेक्ट ही लिखा गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर भी सही आ रहे हैं और आपको लिखने में भी आसानी है। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पर a नहीं चाहिए हमें, b की वैल्यू है, b1 क्या है? -3, b क्या है? -3, c2 क्या है? -15 और ये जो साइन है ये लग गया। b2 की वैल्यू कितनी है? -3 और c1 की वैल्यू कितनी है? -7। ये हमने सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने b1 c2 b2 c1 ये वैल्यू रख दी। यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर ये सबसे आसान तरीका है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। b1 c2 माइनस b2 c1। कहीं कोई बच्चे ने ऊपर नीचे कर दिया कि भाई डाउन चलता है फिर अप चलता है, थोड़ा सा भी गलत कर दिया गलत हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका है कि पहले हम लिख लें और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। क्लियर है? तो y के नीचे की वैल्यू लिख देते हैं। c1 की वैल्यू हमारी कितनी है? -7। c1 a2 की वैल्यू कितनी है? 3
माइनस लगेगा, C2 की वैल्यू कितनी है -15 और A1 की वैल्यू कितनी है 1। फिर 1 के नीचे लिख देते हैं A1 1 इंटू -3 1 इंटू -3 माइनस A2B1 3 इंटू -3 3 इंटू -3, ये हमने लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए आप माइनस माइनस प्लस 45 और माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये 20। क्लियर है, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। ध्यान से करना है, छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। -21 माइनस माइनस प्लस ये 15। यहाँ पर देखिए ये -3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9। हमने करा x की वैल्यू अच्छे से करना है आपको, माइनस माइनस प्लस, तो ये 45 हो गया, माइनस माइनस प्लस और माइनस -21 हो गया, फिर ये हो गया -21 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 15, फिर ये हो गया -3 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 9। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ गई 24, प्लस का 24 आएगा और यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी -6 और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई -3 जाएंगे ये 6। अब ये कंपैरिजन कर दीजिए, तो x/24 इक्वल टू 1/6 और y/-1 इक्वल टू 1/6, y/-6 इज इक्वल टू 1/6। देखो इन दोनों को कंपैरिजन कर दिया और इन दोनों को कंपैरिजन कर दिया, x/24 इक्वल टू 1/6 और y/-6 इक्वल टू 1/6। तो ये आ गया x इक्वल टू 4 और यहाँ पर आ गया y इक्वल टू -1। तो ये हमारे आंसर आ गए, x इक्वल टू 4 y -1। तो आप ध्यान से देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से पकड़ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कहीं पर भी लीनियर इक्वेशन आएगी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करके कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट में ऐसा होता है कि इसको देखिए हमने करा तो B1C2 माइनस B2C1, इसको करा A2C1 माइनस C2A1, इसको करा तो A1B2 माइनस A2B1। तो कैसे भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, पर जनरली आपको बुक में आपके एग्जाम में आए तो आपको ऐसे ही करना है। पूरी स्टेप लिखनी है, वैल्यू पुट करनी है, फिर सॉल्व करना है, दो को कंपैरिजन करना है, आंसर आ जाता है। चलिए अब हम इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने इक्वेशन दे रखी है 2 और बोलता है ये जो सिस्टम है, जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये जो सिस्टम है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, ये कैसा सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसका। वो बोल रहा है कि इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, हमें कोई मानना है। जब वो बोले कि इसके पास ऐसा है तो हमको मान लेना है कि हाँ ऐसा ही है। तो उसने बोला है कि सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे और फाइंड ए एंड बी, और उससे हम क्या करेंगे, फाइंड ए एंड बी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। तो यहां से देखिए A1B1 A2B2 और C1C2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ में आप देखिए, अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, तो यहाँ पे मैं आप डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ। A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है A-3, B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है A+B, C1 की वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बोला था -7 आएगा, और ये वैल्यू कितनी है 3A + B -2। ये माइनस से माइनस कट जाता है, वो बात सही है अपनी जगह, पर हमें लिखते वक्त ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, दो को अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखे, मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन करते हैं। तो दो को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इन दोनों को कंपैरिजन कर लो और इन दोनों को किसी एक को कॉमन रखा जाता है। जैसे वहां पर हमने 1 वाली टर्म को कॉमन रखा था, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हम इसके साथ भी इसको कर सकते हैं और इसके साथ भी इसको कर सकते हैं। हम चाहे तो इन दो को कर लिया, इन दो को कर लिया, बीच वाली टर्म को मैंने कॉमन रख लिया, कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करना है, तो ये आएगा 2/A - B इक्वल टू 3/A+B। इन दोनों को कर दिया, अब इन दोनों को करना है 3/A+B, किसी को भी कर सकते हैं 7/3A + B - 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से,
तो ए और बी वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन फिर से फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर वापस से 2 वेरिएबल है, जैसे हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल थे स्टार्टिंग में, अब हमने वापस से अगर हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया तो फिर से लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रही है 2 वेरिएबल ए और बी, जिसको हम वापस से किसी ना किसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज है, उससे कर सकते हैं, और आपको लगता है कि हमें तो एलिमिनेशन अच्छा लगता है, हमें तो सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, उससे कर सकते हैं। तो पहले तो इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2a 2b 3a माइनस 3b, ये यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा a। देखिए 2a और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, और ये इधर आएगा तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5b। तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5b। a इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5b। अब इन दोनों को कंपैरिजन करिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 9a प्लस 3b माइनस 6, और ये हो गया हमारे पास 7a प्लस 7b। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करना ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। अब 9a है, इधर आएगा 9a तो ये बचेगा 2a, ये 7a इधर आ गया, और ये हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास बचेगा माइनस 4b, और ये माइनस 6 बराबर 0। देखिए ये 7a को भी इधर ले आए तो 2a हो गया, ये 3b था 7b इधर आया तो माइनस 4b बचा, ये माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है 5b। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आसान दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। तो a इक्वल टू हमने क्या रखा 5b, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये देखिए 5 टू 10, 10b माइनस 4b कितना हो गया, ये 10b, ये माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारी कितनी आ गई 6b माइनस 6 बराबर 0। तो 6b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 1। अब b इक्वल टू 1 आ गया, वापस से इसमें उठा के रख दीजिए वैल्यू, तो a इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो ये देखिए वापस से लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ हमारा 2 वेरिएबल, और वापस से हमने उसको सॉल्व करा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, पर इक्वेशन तो बनेगी, और किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया, उसने फाइंड करवा रहा था हमसे, फाइंड ए एंड बी। तो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसने पहले तो हमें कंडीशन दी थी कि सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो हमने सिस्टम का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन लगाई सिस्टम हैज मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यहाँ हमने a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रख दी, फिर दो को कंपैरिजन कर दिया, किसी एक को कॉमन रख के, हम चाहे इसको कॉमन रखें, इसको कॉमन रखें, इसको कॉमन रखें, और हमने कंपैरिजन कर दिया। फिर हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली, इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल a और b के फॉर्म में, a और b के फॉर्म में। इसको हमने वापस से सॉल्व कर लिया, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पर a की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख दी, फिर हमने सॉल्व करा तो हमारी b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू वापस से हमने a के इसके अंदर रख दिया, फिर से हमने b की वैल्यू यहाँ रख दी, तो हमारी a की वैल्यू। अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 2। अब इसमें उसने इनफाइनाइट मैनी नहीं बोला, उसने बोला सिस्टम है नो सॉल्यूशन। तो किस वैल्यू के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए सिस्टम कैसा है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की सबसे पहले तो कंडीशन लिखेंगे। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सबसे पहले कंडीशन हमें आना चाहिए, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर से कर रहे हैं। आज ये हमारा 3.5 एक्सरसाइज का लेक्चर है, और ये जो लेक्चर है, ये जो सिस्टम है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, ये हम फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया है मैंने, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ये हमने फर्स्ट से करा हुआ है। तो आप ध्यान से करें, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं आएगी नो सॉल्यूशन मतलब कौन सी कंडीशन, नो सॉल्यूशन मतलब कौन सी कंडीशन, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि नो सॉल्यूशन कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख दीजिए 3 अपॉन 2k माइनस 1, फिर रख दीजिए 1 अपॉन k माइनस 1, और c1 नॉट इक्वल टू, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। अब इसमें
इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट 2 ले लो, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू के बराबर है, यानी k की कौन सी वैल्यू, तो इन दोनों से ही k की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी, तो केवल इन दोनों को हम ले लेंगे यहाँ पर। तो 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1, तो ये हो गया हमारा 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, तो ये आ गया, ये k हो गया, यहाँ पर देखिए 2k 3k में से गया k हो गया, और ये -3 उधर गया तो ये +2 हो गया, यानी k की वैल्यू अगर +2 है तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अगर k इक्वल टू 2, देखो यहाँ रख के भी देख लो, k इक्वल टू 2 रखा, 2 2 4 4 - 1 3 और 1 हो गया ये, और ये 2 रखा, 2 - 1 1, यानी ये दोनों कैसे हो गए बराबर, जो कि इसके बराबर नहीं होंगे। ये 2 2 4 + 1 5, 1/5 आ रहा है, ये 1/5 है, तो इन दोनों के बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों कैसे आ रहे हैं, k इक्वल टू 2 रखने पर ये दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, a1/a2 बराबर b1/b2, मैंने आपके सामने चेक करके बताया। तो कंडीशन जो भी हमारा आंसर आता है वो कंडीशन फॉलो करना भी चाहिए, तो हम चेक करके देख सकते हैं, अगर आंसर हमारा गलत निकलता, कोई हम वैल्यू मिस्टेक कर देते तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको जो हमारी कंडीशन है उसमें रख के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब हम इसी के आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, और 3 में उसने एक क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन से और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखिए दोनों मेथड हमको आते हैं, हम दोनों मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। वो दोनों से बोल रहा है भाई दोनों से कर दीजिए, यहाँ वो प्रैक्टिस के लिए बोल रहा है, लेकिन कभी भी एग्जाम में दोनों मेथड से कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आता है। यहाँ पर प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, इसलिए वो आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा है एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करो। तो हम यहाँ पर दोनों मेथड से कर लेते हैं, एग्जाम में एक ही मेथड आएगा, और एग्जाम में लिखा हुआ भी बहुत बार नहीं आता है, केवल लिखा आता है सॉल्व फॉर x एंड y। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं करती हूँ सब्स्टिट्यूशन से, बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक इक्वेशन से उठाओ दूसरे में रख दो। तो पहले वाले से हम उठा रहे हैं 8x इक्वल टू 9 - 5y, x इक्वल टू हो गया 9 - 5y/8। दूसरी इक्वेशन में रखना है तो 3 × 9 - 5y/8 + 2y = 4। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट से वैल्यू उठा के हमने कहाँ रख दी, सेकंड में। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका वही है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। तो 9 3 27 - 15y + 8 2 16y और बराबर 32। ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हमारे पास आ गया, ये आ गया बाय, और ये आ गया 32 - 27। देखिए -15y है और ये 16 है, तो ये हो गया y, और ये 27, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। y की वैल्यू 5 आ गई। y की इस वैल्यू को वापस उठा के किसमें रख दें, x में रख दें। तो यहाँ पर हम वापस से ये जो y की वैल्यू है उसको रखेंगे x में, तो 9 - 5 × 5/8, तो x इक्वल टू आ गया 9 - 25/8, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 16 - 16/8, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास -2। तो हमारे आंसर हो गए x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। तो ये देखिए वापस से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उस वेरिएबल को दूसरी में रखा, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको वापस से फर्स्ट में रख दिया और फिर उसको सॉल्व करा, जो आंसर आया वो हमारा आंसर है। तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना रहता है, a1 निकालना है। a1 कितना है 8, b1 कितना है 5, c1 कितना है -9। ये आपको ध्यान रखना है कि c1 की जो वैल्यू है वो -9 है, 9 नहीं है। ये मैं हर लेक्चर में आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माइनस प्लस की गलती करी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा।
और C2 इक्वल टू -4। ये A1, ये B1, ये C1, A2, B2 और ये C2, और माइनस लगेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है ये। अब यहाँ पर x के नीचे रखना है, तो मैंने आपको बताया था क्या आएगा x के नीचे, B1 C2 माइनस B2 C1। y के नीचे क्या आएगा, C1 A2 माइनस C2 A1, और 1 के नीचे आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। मैंने आपको बताया था BC माइनस BC 1 to 2 1, CA माइनस CA 1 to 2 1, AB माइनस AB 1 to 2 1। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू आएगी हमारी B1 C2, देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं B1 C2 5 इंटू -4, और ये माइनस B1 C2 2 इंटू -9, 2 इंटू -9। y की वैल्यू आ गई हमारे, y के नीचे आएगा C1 A2, यानी ये आएगा हमारा C1 A2, ये -9 इंटू 3, -9 इंटू 3 माइनस C2 A1 -4 A1 8 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 8 इंटू 2 -3 इंटू 5। तो ये आ गया हमारे पास x अपॉन -20 प्लस 18। ये हो गया हमारे पास, देखिए सॉल्व आपको करना है कैलकुलेशन। ये 20 हो गया, ये 18 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का है। यहाँ पर देखिए माइनस है, -27, और ये कितना माइनस माइनस प्लस, ये 32, और ये हो गया हमारे पास 16 माइनस 15। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x अपॉन -2, y अपॉन हमारे पास आ गया 5 और 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 और y बराबर आ गया 5। तो ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन में, और आंसर देखिए दोनों सेम ही आते हैं। आप किसी भी, इसीलिए उसने शायद अप्लाई करवाया आपको बुक में कि आपको समझ में आना चाहिए कि चाहे हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएं, चाहे एलिमिनेशन लगाएं, आंसर हमारा हर केस में सेम ही आता है। सेम इक्वेशन है, किसी भी मेथड से सॉल्व करें सेम ही आएगा आंसर। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। और जो बचे हुए प्रॉब्लम है, नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है, वो वर्ड प्रॉब्लम हम लेके जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3.5 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है आगे पढ़ेंगे। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू बच्चों।